स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे लड़ाई लड़ो। आपकी लड़ाई को सदन में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार आप राजनीतिक व्यवस्था को समझ लोगे तो शायद सारे काम आसान हो जाएंगे। अभी तक आप वोट देते आए और इन्होंने भी अपील की, मैं सबको सुनता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान हमारे लिए किया, जिसकी वजह से आज हमारे तन पे इतने अच्छे कपड़े हैं और हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे जीवन में जो अंधेरा था, उस अंधेरे को काटकर उजाले में लाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। आज जो हम पे है, इसमें हमारी मेहनत के साथ उनके संघर्ष का भी योगदान है। आप याद करके देखो, ज्यादा समय नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर, आज जब आप टीवी में उनको देखते हो तो शायद आप नाटकों में देखते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महापुरुष जिनको स्कूल में नहीं घुसने दिया। एक बच्चा जिसको अगर चपरासी नहीं आया तो पानी नहीं पीने को मिला, जिसको बचपन में ही अपमानित किया गया, जिसको स्कूल के बाहर बिठा के उसके मनोबल को तोड़ा गया। लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपमान को सह के अपने मन में कोई संकल्प ले लेता है तो वो दुनिया में एक नई तारीख लिख देता है। ऐसा ही बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, उनको पानी पीने की आजादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों को, देश की हर जाति धर्म की महिलाओं को, देश के हर एक नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, चौधरी चरण सिंह जी का, मान्यवर काशीराम साहब का, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब का, संत राम बी ए प्रजापति जी का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जननायक कपूरी ठाकुर जी का, महामना रामसु वर्मा जी का, और हर उस वीरांगना का, महापुरुष का जिसने योगदान दिया। मेरे भोले भाले भाइयों और मेरी माँ बहनों और बड़े बुजुर्गों, आप बड़े सीधे सच्चे लोग हो। आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। अगर गांव में कोई मेला लग जाता है तो हम लोग अपना काम छोड़ के उस मेले को देखने चले जाते हैं, जबकि उस मेले से हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलता है। हाँ, मेले में जाओगे तो कुछ जेब से खर्च जरूर होगा, क्योंकि हम हजारों साल इस देश में जुल्म जाति के शिकार रहे। हमारी किसी ने आंसू नहीं पूछे, हमारी दुख तकलीफों किसी को पीड़ा नहीं हुई। हमारे बीच से निकल के हमारे महापुरुषों ने इस जुल्म जाति की जिंदगी को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी में बदलने के लिए संघर्ष किया। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं कि आज अगर मेरे तन पे इतने अच्छे कपड़े हैं तो मेरे माता पिता से भी ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा, भोले वाले हो, आप अपने महापुरुषों की बात को नहीं मानते। अब से 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी महाराज, उनसे पूछा गया कि गुरुजी, हम इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना लगाते हैं, तमाम तरह के कार्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख सुविधाएं क्यों नहीं है? फिर भी हमें अपमान क्यों सहना पड़ता है? जाति के आधार पर हमें नीचा क्यों दिखाया जाता है?
तो बहुत अच्छी बात सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कही। और बात ये थी कि रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि भाई इस देश में या दुनिया में भी अगर किसी को सुख शांति का जीवन चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो उसके दो ही रास्ते हैं। जिंदा रहते तो स्वराज माही कि अपने राज में सुख शांति मिलेगी, अपना राज लाना पड़ेगा, या फिर मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में सुख शांति मिलेगी। तो जीते जी अगर सुख शांति चाहिए तो राजकाज लाओ। ये 600 साल पहले बाबा सदगुरु रविदास जी महाराज कह के गए। और उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता राजकाज वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं गरीबी में पल के बड़ा होके आया हूँ, मैंने जुर्म जाते अत्याचार खुद सहा भी है और लोगों को सहते देखा भी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, मैंने 2-2 बार तिहाड़ काटी, मुझे तमाम तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा। जब मैंने दिल्ली में गुरु घर टूटा, भाई को याद है, एक बड़ा आंदोलन हमने किया, बिजनौर के लोग भी गए और हमारे लोगों को डरा के रामलीला मैदान में इकट्ठा कर दिया। मुझे लगा कि रामलीला मैदान में इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा, इस तरह तो हमारी संख्या बहुत है। मैंने सबसे अपील कही कि चलो आज ही मंदिर वहीं बनेगा। और जब ये अपील मैंने की और लोग चल निकले तो पूरा दिल्ली बंद हो गया। दिल्ली में बैठे हर एक एसी में बैठे अधिकारी को और एसी के बिस्तर पे सो रहे नेता को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने हमारा दिन हराम किया हम उसकी रात हराम कर देंगे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और 96 लोगों को जेल भेज दिया। हम लोग 66 दिन तक जेल रहे, लेकिन आपके इस शक्ति के कारण, एकता की शक्ति कारण हमने सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया और केंद्र की सरकार को भी झुकाया और वो गुरु घर दिलाने का काम किया। ये बल हमने आंदोलन से पैदा किया। और उसके बाद मुझे 20 दिन भी नहीं हुए थे छुटके आए हुए, एनआरसी पे कानून आ गया, मैं दोबारा चला गया, दोबारा उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, खूब लाठियां बजाई, पैरों के नखून तक खींच लिए गए, तमाम तरह का अपमान सहना पड़ा, तमाम तरह का डर भय लगाया गया। मैं फिर भी नहीं हटा, मुझे जेल भेज दिया गया। मैं जेल भी रह के आया और जेल से आने के बाद देश भर में हमने आंदोलन को चला के सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हर लड़ाई हमने आप लोगों के सहयोग से लड़ी, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, आप अपनी सारी समस्या मुझे कागज पर लिख कर दे दो और मुझे उसके लिए कुछ समय दे दो। मैं आपकी कोई भी समस्या, जब बाबा साहब ने कह दिया कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगी, तो मैं आपको लिख के कह रहा हूं, आप अपने गांव में एक पर्चा बना के अपनी सारी समस्या लिख दो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर मैं उन सारी समस्याओं को हल करके आपको इस देश में सुख शांति का जीवन दिलाने का वादा करता हूं आप लोगों से। क्योंकि एक दिन में बहुत बदलाव नहीं हो सकते, एक दिन में जो बदलाव हो सकते हैं वो आपके सामने है। मैं हवा हवाई बात नहीं कहता कि मैं जमीन को आसमान कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आसमान आसमान रहेगा, जमीन जमीन रहेगी। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस देश में हम लोग टैक्स भी देते हैं और हम लोग मेहनत भी करते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से देश चलता है, लेकिन ये पैसा हमारे काम नहीं आता, पूंजीपतियों के काम आता है। हमें तो पेंशन के नाम पे 500 रुपए दिखाए जाते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो सब महिलाओं को, सब बुजुर्गों को नहीं मिलती। लेकिन वहीं अडानी अंबानी के 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हर नेता सीबीआई इनकम टैक्स से डरता है, मुकदमे जेल से डरता है। मैं ना मुकदमे डरता, ना जेल से, ना सीबीआई इनकम टैक्स से। इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई गई कि इस आवाज को जितना जल्दी ठंडी कर दोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना आवाज जमीन पर जाएगी और इनके लोगों ने इसकी बात को समझ लिया, वो इसके साथ खड़े हो गए, तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तुम्हें उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत की सत्ता से भी बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। इस देश में हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं, 18-20-22% दलित समाज के लोग हैं, 18-20% मुस्लिम समाज के लोग हैं और 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इतनी आबादी हमारी है
कि हम अपनी वोट से राज ला सकते हैं, लेकिन हमें पिछलग्गू बनने की आदत हो गई है। हम दुश्मन को वोट देते हैं अपनी जाति का समझ के, अपने धर्म का समझ के, और फिर 5 साल अन्याय अत्याचार सहते हैं, क्योंकि जिसको हम वोट देते हैं उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर आप इतिहास पढ़ोगे, उनका सुनहरा इतिहास है कि जब बाबा साहब जिंदा थे, आप मुझे बताओ, कोई बाबा साहब की उंगली तोड़ेगा, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, तकलीफ होगी नहीं होगी? आप याद करो, बाबा साहब जिंदा थे, जिंदा बाबा साहब की शव यात्रा आरएसएस के लोगों ने निकाली। आप महसूस करो कि हमारे बाबा साहब को किस तरह अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और जो संविधान उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा, उस संविधान को कुचलने के लिए, उस संविधान को बदलने के लिए वो रोज ताकत बना रहे हैं। एक तरफ वो अपनी ताकत बना रहे हैं कि उस संविधान को कमजोर कर दें, और दूसरी तरफ हम अपनी ताकत बना रहे हैं कि हम इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, किसान, नौजवान, महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन 70 साल में नहीं हुआ, उसको करके दिखाएं। क्योंकि एक गरीब ही गरीबों की समस्या को समझ सकता है, और जिसने जुल्म सहा वही जुल्म की हैसियत को समझ सकता है। मैं अपने पढ़े लिखे नौजवान भाइयों की तरफ देखता हूं तो मायूसी से नजर आती है। पढ़े लिखे नौजवान घर में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, ना नौकरी है ना रोजगार है। पहले हर साल 5-7 बच्चे नौकरी लग जाते थे। जिनके बच्चे नौकरी लगते थे उनको 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी, उनके परिवार में पैसे आते थे, उनके टूटे फूटे घर पक्के हो जाते थे, उनके घर में सुख सुविधा आती थी, अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिलते थे, अच्छा खाने के लिए भोजन मिलता था। ये सरकार तो हमें अच्छा खाते पीते भी नहीं देख सकती, इसलिए महंगाई की कमर तोड़ दी। 350 का सिलेंडर 1150 का कर दिया, 40-45 रुपए वाला पेट्रोल 90-96 रुपए कर दिया, 20 रुपए की आने वाली दवाई 100 रुपए की कर दी, और तमाम तरह की मुसीबतें हमारे जीवन में भर दी। और इस तरह के कानून बना रहे हैं कि हम अपने मुल्क में ही 2 दर्जे के नागरिक बन जाएं। पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट किए जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो कि ये नौकरी रोजगार करके कुछ पैसे कमाएगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी से तो कुछ नहीं बदला। अब तो मेहनत मजदूरी भी नहीं बची, क्योंकि मशीनों का समय आ रहा है। जिस काम को एक परिवार 5-7 दिन में मिलकर करता था, उसको मशीन 2 घंटे में करके चली जाती है। आगे तो मजदूरी भी नहीं बचेगी, तो आप इस देश में क्या करोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि 500 रुपए वाली पेंशन 500 रुपए से बढ़ के 5000 रुपए महिलाओं को मिलनी चाहिए, हमारी माओ बहनों को मिलनी चाहिए, जिससे उनकी जेब में पैसा आए। और अगर नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दो। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, देखो क्या नहीं हो सकता, ये नौजवान गौर करें। आपके बराबर में हरिद्वार है, यहाँ से मुश्किल से 70-75 किलोमीटर होगा। वहीं रोशनाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया लगा, आपके यहाँ के हजारों नौजवान वहाँ काम करते होंगे। वही इंडस्ट्रियल एरिया इस नगीना लोकसभा में क्यों नहीं लगता? तभी आपके नेताओं ने पार्लियामेंट में जाकर सवाल नहीं खड़ा किया, इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो रोजगार के साधन यहाँ आएंगे तो यहाँ के लाखों नौजवानों को, बहनों को रोजगार मिलेगा। यहाँ ये नेटवर्क की धरती है, मेरा साथी है सलीम, उसकी जान चली गई हार्ट अटैक से। सलीम सिद्दीकी मेरा भाई, जब मैं उनके घर गया तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि भैया चंद्रशेखर आजाद, अगर यहाँ हॉस्पिटल होता अच्छा तो सलीम भाई बच जाते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नगीना लोकसभा में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? भाई ये बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल तो अमीरों के लिए हैं, गरीब लोग तो नहीं जा सकते इनमें। ये तो मरे हुआ अगर आदमी मर जाता तो भी पैसा लेते हैं उससे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गरीबों के बेहतर इलाज के लिए सरकार पे क्या प्रावधान है, क्या योजना है? जब तक आपका नेता यहां से जाके पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा तो यहाँ अस्पताल कौन बनवाएगा? जब तक यहाँ आपका चुना हुआ नेता आपकी बात वहां नहीं रखेगा, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। और जिस तरह से कुचला जा रहा है, दलित समाज को जुल्म जाति सहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आपको तो मैं क्या कहूं, मुस्लिम समाज के भाइयों को, अभी 10 दिन पहले जो हुआ दिल्ली में, वो बहुत बड़ा आईना था कि आने वाला समय कैसा है। जब सजदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे मुस्लिम भाइयों को लातें बरसाई गई। ये एक उदाहरण था, एक आईना था कि भविष्य कैसा होने वाला है। जिन नेताओं को आप वोट देते हो, आप बताओ उनमें से किसी को तकलीफ हुई जब आप पे जुल्म हुआ, जब आपको अपमानित किया गया? तो उन नेताओं को आपसे कोई मतलब नहीं। आप भी उनका साथ छोड़ के
लड़ने वाले व्यक्ति का साथ दो। हर लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग मैदान में हैं। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, स्वाभिमान, सम्मान और तरक्की का जीवन देने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इस लड़ाई में आप हमारा बढ़ चढ़कर साथ दो और ये लड़ाई लड़ने का मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और कोई भी आपके ऊपर जुल्म नहीं कर पाएगा। जुल्म करने वाले की टांगे कांप जाएंगी, क्योंकि जो जुल्म करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी कि इतिहास भी याद रखेगा कि किसी गरीब कमजोर पर जुल्म नहीं करते। मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूं। ये लोकतंत्र में मेरा अधिकार है कि मैं जाके मदद मांगू। अगर अकेले चंद्रशेखर आजाद को व्यक्तिगत कोई लड़ाई लड़के जीतनी होती तो वो जीत लेता, लेकिन लोकतंत्र में तो आपके हाथ में ताकत है। आप जिसको वोट दोगे वो ताकतवर हो जाएगा, जिसको आप वोट दोगे वो लोकसभा चला जाएगा। आप ये अगर चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद जाके आपके लिए लड़े तो फिर आप चंद्रशेखर आजाद का साथ दो। अगर आप ये चाहते हो कि किसी को और को भेज के, जैसे आपने पहले 3 भेजे, किसी और को भेजना चाहते हो तो भाई किसी और को भेज दो, लेकिन अपने बारे में सोचो कि क्या आपके पास कोई है जो आपके ऊपर उठने वाली लाठियों को रोक सके, आपकी आवाज बन सके, आपकी तरक्की में आपके लिए रास्ते खोल सके। जो गरीबी बेबसी मेरी माओ बहनों को सहनी पड़ रही है, उस गरीबी की बेड़ियां काटने के लिए 75 साल में किसने कुछ किया? किसी ने आपका भूखा पेट देखा? किसी ने आपके फटे हुए कपड़े देखे? किसी ने आपके बिना प्लस्तर के मकान देखे? किसी ने शादी ब्याह के समय जो कर्ज लेने देना पड़ता है, जिसको चुकाने में उम्र बीत जाती, कभी किसने सोचा? हाल ये है कि हम इस देश में जुल्म जाति के शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम अपनी वोट को जिम्मेदार से देकर ताकत बनाएं तो हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास राजकाज होता है उनके ऊपर जुल्म नहीं होता। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, आपने इतना प्यार दिया। मैं माफी चाहूंगा जिन माओ बहनों को मेरी वजह से धूप में बैठना पड़ा। मेरी आदत नहीं है कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो, ये मेरा नेचर नहीं है। मेरे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने मुझे नहीं सिखाया। तो मैं धन्यवाद दूंगा 9 बार प्रधान जी का, डॉक्टर मिंटू गौतम का, गजेंद्र सिंह जी का, फयाजुद्दीन भाई का, परवेज भाई का, सुखवीर जी का, अरविंद कुमार जी का, नवीन कुमार जी का, डॉक्टर शिवम जी का, संजीव कुमार जी का, देवेंद्र कुमार जी का, अमित कुमार जी का, जोनी कुमार जी का, राजीव कुमार जी का। एक आखिरी बात मुझे कहनी है। आज हमारी बहनों माओं को घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है या पशु पालने पड़ते हैं, जिससे कि दूध बेच के घर चला सके। इस देश में हम लोग चाइना से लेके पूरी दुनिया से करोड़ों अरबों खरबों रुपए का माल, कच्चा माल खरीदते हैं। वही माल अगर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लग के मिल बनने लग जाए तो हर घर तक रोजगार पहुंच सकता है। लेकिन आपके भ्रष्टाचारी नेता, आपके लुटेरा नेता, आपके चोर डकैत नेता नहीं चाहते कि गरीबों के जीवन में खुशहाली आए, उनके पास पैसे आए, क्योंकि अगर इनके घर अच्छे हो जाएंगे तो फिर पैसे के आधार पर वोट को लूटने काम या खरीदने काम फिर आसानी से नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है और वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। तो अपनी वोट का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल मत करना और अपने कीमती वोट को, हमारे चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान बताओ, जोर से बताओ। जो रोजे उनका तो समझ आता है, जो रोजे नहीं वो तो कम से कम जोर से बोलो। अरे भाई ये है केतली, समझ में देख लो भाई साहब, ये चुनाव निशान है। ये है हमारा चुनाव निशान। हमारा निशान है, आपका निशान है? बताओ गरीबों, किसका निशान है? जिंदगी में परिवर्तन करना है या ऐसे जीना है जैसे जी रहे हो? इसको गरीबी बेबसी काटना नहीं काटना है। सुख शांति का जीवन चाहिए नहीं चाहिए? देखो मैं पॉलिसी बताता हूँ राज की। भाई करते रहो। देखो एक बात आखिरी सुन लो, आखिरी बात सुन लो, बहुत जरूरी है और आप सुन लेना। राज कैसा होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसा राज होगा? ऐसा राज नहीं जैसा ये भाजपा के भ्रष्टाचारियों का राज, ऐसा नहीं। राज ऐसा होगा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी गरीब के कमजोर को कोई सताए ना, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी पे जुल्म जाति ना हो, किसी को कोई डर ना हो, किसी को भय ना हो, सब सुख शांति से जिए। ऐसा राजकाज लाना है। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज।
कौन सा राज? जोर से बताओ कौन सा राज? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगम का मतलब क्या होता है? बिना गम का राज, जहां किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ना किसी जाति धर्म की बात कर रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं कि हर घर खुशहाल हो, हर किसी के जीवन से गम खत्म हो। उस राज को लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था लोकतंत्र के में वोट के जरिए की है कि आप भी अपना राज ला सकते हो, पॉलिसी बना के काम कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, ये केतली मेरा नहीं, आपका अपना चुनाव निशान है। और मैं इसका ढक्कन खोल रहा हूं इधर इस बात के साथ कि ये पढ़ लो आप लोग, क्या लिखा है बताओ? एक वोट एक नोट। देखो भाई, कई तरह के नेता हैं। एक नेता वो होता है जिनको हम नकली नेता कहते हैं, जो पैसे के आधार पर राजनीति करते हैं, पैसा चुनाव में आके पैसा लगाते हैं, पैसा बांटते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद पैसा कमाते हैं और गरीबों का भला नहीं करते, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरे नेता वो होते हैं जो फसली नेता होते हैं, जैसे फसल तैयार हो जाती है तो कीट पतंगे आ जाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर अपनी जगह चले जाते हैं। ऐसा बहुत दिनों से आपके साथ हो रहा है। 5 साल में चुनाव लड़ने के लिए कोई आ जाता है, चुनाव के बाद आपको ढूंढा नहीं मिलता है। और तीसरा नेता असली होता है जो 24 घंटे 7 दिन समाज की तरक्की के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं, ना किसी उद्योगपति का, ना कारोबारी का, ना कोई उद्योग करता, ना कारोबार, ना नौकरी। 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूं। मैं आपसे अपील करूंगा, आप अपनी मेहनत कमाई से चाहे 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इस केतली मदद जरूर करें, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर और मजबूत हो। क्योंकि जिनसे मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बहुत साधन हैं, उनकी एजेंसियां हैं, उनकी सरकारें हैं, बहुत उद्योगपति उनको चंदा देते हैं। काशीराम साहब कहते थे, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई का, ईमानदारी कमाई का पैसा दें, जिससे कि हम मजबूती से चुनाव दुश्मनों के सामने लड़के और उनके दांत खट्टे करके गरीबों की ताकत बना सके, उनकी आवाज को मजबूत कर सके और उनको इसी में डालो, इसी में डालो, इसी में डालो, इसी में डालो। मैं याद रखना, आपका 1-1 रुपया मेरे ऊपर कर्ज है और चंद्रशेखर आजाद अपना खून देके भी एक कर्ज अदा करेगा। कभी आपके साथ जुल्म नहीं होने देगा, मेरा वादा है। और हमेशा दिन प्रतिदिन आपके घरों की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष करेगा, आपके आंसू पूछने का काम करेगा, अपनी माँ बहनों के सम्मान की रक्षा करेगा, इनके घरों में खुशहाली लाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। आप सबके लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो है ना